हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो है मैथमेटिक्स, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, वापस से रिवीजन करेंगे। ये सारी मैथ्स जो है हमें फिजिक्स में इस साल और अगले साल भी डेरिवेशंस वगैरह करेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो इन सबको हमें एक बार देखना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आता है मेंसुरेशन फार्मूलाज। हम सबसे पहले चेक करें तो यहाँ पे जनरल, ये मैंने बेसिकली एक पीडीएफ फाइल अपनी बनाई हुई है, उस पीडीएफ फाइल को मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। ये पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को अवेलेबल भी करा दूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंसुरेशन फार्मूलाज में कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये जनरल टर्म्स हैं। आर का डिनोशन जो होता है वो रेडियस के लिए होता है, डी डायमीटर के लिए, वी वॉल्यूम के लिए, ऐसे लिखा है तो वो सरफेस एरिया है। ठीक है, इस टाइप से। तो अब सपोज करिए कोई हमारे पास में सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर ये सेंटर से उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इसकी रेडियस, और उसका जो डबल होता है वो कहलाता है उसका डायमीटर। तो अगर हम इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो इसके पैरामीटर कितना होता है, इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 पाई आर, और पाई इंटू डायमीटर की टर्म में पाई डी। एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई डी स्क्वायर। अब इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में बनाएं तो यही सर्कल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है स्फेयर के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें स्फेयर के अंदर। यहाँ पे ये इसका सेंटर रहेगा, और ये एक टाइप से। ओके, 3D इमेज बनाने की कोशिश करिए। ओके, नाउ ये इसकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सिंपली पाई डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास में सरफेस एरिया निकल जाएगा। और वॉल्यूम के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है, ये तो हमें बेसिकली याद रखने हैं। स्फेरिकल शेल, अब स्फेरिकल शेल क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो हमारे पास में इस टाइप का कोई स्फेयर होता कि आउटर सरफेस है और आउटर सरफेस के अंदर में एक इनर सरफेस भी है। ठीक है, तो एक टाइप से यहाँ तक कि हमारे पास में थिकनेस जो है ये मिल गई, ये थिकनेस अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना डोनट टाइप का जो हमें दिख रहा है, तो ये हम एक स्फेयर की बात कर रहे हैं। ये अंदर से सपोज करिए हॉलो स्फेयर है, अंदर से खोखला है, तो इसी उस खोखला होगा तो वो जो स्फेयर होगा उसका कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी जो मान लीजिए अगर इसकी थिकनेस को मैंने कितना मान लिया, टी मान लिया, या यहाँ पे जैसे डी आर दिया गया है, तो ये अगर ये वाली थिकनेस अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये कितनी है, डी आर है, तो सिंपली मैं इसके सरफेस एरिया अगर निकालना होगा तो सिंपली वो तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, उसके सरफेस एरिया को इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो इसका टोटल सरफेस एरिया था, उसको थिकनेस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब आता है नेक्स्ट सिलेंडर। तो सिलेंडर हमें पता है किस टाइप का होता है। ये हम एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से एक सिलेंडर हमने ये बना लिया। ये इसके जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है ये इसकी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से ये जो ऊपर का सरफेस है वो भी स्फेरिक सर्कल शेप का है, और नीचे का जो सरफेस है ये भी सर्कुलर शेप का है। तो इन सर्कल्स की हमने रेडियस मान ली, वो है आर, और इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये हाइट हमने मान ली एच, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज़ एच। तो अब क्या होगा, अगर मुझे सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे दो टाइप के सरफेस एरिया फाइंड आउट होते हैं। एक होता है इसका लेटरल एरिया। लेटरल एरिया का मतलब जो इसका ये वाला जो एरिया है, सिंपली ये वाला जो एरिया है ये लेटरल एरिया कहलाता है। तो जब मैं इस एरिया की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी सिंपली 2 पाई आर, जो कि इसका सरकमफ्रेंस था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, तो ये इसका लेटरल एरिया बना देगा। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं ऊपर में जो ये हमारे पास में जो सर्कल है और नीचे का जो सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स का एरिया अगर मैं समअप कर दूं तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और दो सर्कल है तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को समअप कर देंगे तो ये बना देगा टोटल सरफेस एरिया। तो जब इसको इसमें से हम देखें 2 पाई आर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, एच प्लस आर।
ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में दो एरिया निकलेंगे। अगर सिंपली लेटरल एरिया पूछता है तो वो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा 2πr/h का, और अगर कहेगा कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो तो हम यूज़ करेंगे 2πr × h+r, या सिंपली लेटरल एरिया के अंदर जो सरफेस एरिया है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट आता है कोन। तो कोन क्या होता है, ये सिलेंडर का, इस टाइप से समझिए, ये राइट एंगल्ड कोन है। तो इसका बेस जो है वो सर्कुलर होता है, इसका बेस सर्कुलर होता है, और ये इसका वर्टाइस है। वर्टाइस से पास होने वाली जो भी लाइन होगी वो उसकी एक्सिस कहलाती है। ये बेस का सेंटर पॉइंट है। तो बेस सर्कुलर होने की वजह से इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, उस रेडियस को हम कह देते हैं ये है आर। और ये वाली जो लेंथ है ये इसकी स्लैंट हाइट कहलाती है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एल से, और ये इसकी वर्टिकल हाइट कहलाती है जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एच से। ठीक। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल एरिया, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितना इसका जो ये क्या बोलते हैं स्लैंट एरिया है, या इसको सिंपली हम लेटरल एरिया भी कहते हैं, तो ये लेटरल एरिया कितना हो जाएगा, ये इसका लेटरल एरिया कहलाएगा πr × l, πr × l। एल यहाँ पे स्लेंट हाइट है, ध्यान रखना। अब अगर एल ना दिया हो तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो हमें सिर्फ रेडियस दे रखी है और एच इसकी हाइट दे रखी है, तो उस केस में इसका एरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, πr √r² + h²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, या तो πrl या फिर πr × r² + h²। यहाँ पे सिंपली πr √r² + h² का फॉर्मूला दे रखा है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, = πrl। ठीक है। नेक्स्ट टोटल एरिया, सॉरी ये एरिया नहीं, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होता है, ये टोटल जो इसके हाइट का इसके बराबर का जो सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर का 1/3, उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, उसका 1/3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 πr² h। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम। अब नेक्स्ट शेप आती है हमारे पास में एलिप्स की। एलिप्स हम जानते हैं कि जैसे सर्कल जो होता है, उसी सर्कल को अगर हम दबा देंगे, चपटा कर देंगे, तो वो हमारे पास में एलिप्स मिल जाएगा। अब 10th क्लास में 9th क्लास में हमने केपलर्स लॉ पढ़े थे। ठीक है, केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन जो पढ़ा था, तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि केपलर के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिटिंग करते हैं। ठीक है, सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिटिंग करते हैं। और वहाँ पे हमने ये भी कहा था कि सन जो है उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी ना किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब हम एलिप्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सेंटर नहीं होगा, वहाँ पर होगा फोकस। तो एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर हो जाता है, दूसरा फोकस इधर रहता है। इसको मैंने कह देता हूँ, ये मान लो ये F1 है, और ये मैंने मान लिया, इसको कह दिया हमने F2। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एलिप्स जो है एक तरीके से सर्कल होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा चपटा कर दिया जाता है। चपटा करने का मतलब उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया जाता है। तो जब शेप इसकी डिफॉर्म कर देते हैं तो हमें दो टाइप की एक्सिस मिलती हैं। एक एक्सिस तो आती है इस टाइप की, एक एक्सिस आती है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो इसकी रेडियस होती है, ये इसको हम कहते हैं मेजर, या जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा उसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस। और ये वाली छोटी वाली जो होती है इसको हम कहते हैं माइनर। तो जब हम रेडियस की बात करते हैं तो ये वाली हो जाएगी ये सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि हाफ है, और ये हो जाती है सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, और ये बी जो होगा ये कहलाएगा इसका सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि इसकी एक्सिस तो ये हॉरिजॉन्टल वाली है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर अगर जो लेंथ जिसकी साइड में ज़्यादा बड़ी आ रही है, उस लेंथ के अलोंग अगर हम उसकी रेडियस को चेक करेंगे तो वो रेडियस क्या कहलाएगी, उसकी सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। इसी तरीके से जो इसकी छोटी वाली साइड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, उसको हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस।
क्लियर है। अब जब इसके सरकमफ्रेंस की बात की जाएगी तो जो 2πr हमारे पास में सरकमफ्रेंस सर्कल का आता था उसकी जगह हम यूज़ करेंगे √a² + b² / 2। ये आ जाएगा, r की जगह हमारे पास में ये वाली वैल्यू यूज़ करनी होगी √a² + b²/2। इसी तरीके से जब सर्कल का एरिया हम निकालते थे तो हम कहते थे πr² है, लेकिन यहाँ पर r रेडियस है नहीं, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सेमी और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस यूज़ करेंगे। तो उस केस में हमारे पास में फॉर्मूला बनता है π × a × b, तो वेयर a इज़ द सेमी मेजर एंड b इज़ द सेमी माइनर एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम में ये इसको मिला देते हैं यहाँ से, ओके। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि इसकी करस्पॉन्डिंग आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन इनका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम जो है वो उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। अब इसके किसी भी एक वर्टाइस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर हमने मान लिया h है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया देखो, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है ये बेसिकली एक दूसरे के बराबर है, तो इसका एरिया, फर्स्ट पार्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड, और दोनों हम देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसका एरिया कितना निकल जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर इंटू बेस, p इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो क्या आ जाएगा, ये इसके लिए h की वैल्यू यूज़ हो जाएगी, और हाइट के बेस के लिए क्या यूज़ होगा, वो ये वाली टर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं इसको b ही लिख देता हूँ, ये है b और ये है h। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड बची है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइड बची है इसको मैं लिख देता हूँ, ये है l, ये l है और ये हमें पता था ये h है। तो ये जो एरिया ऑफ सेकंड, सॉरी एरिया ऑफ थर्ड, तो एरिया ऑफ सेकंड जो है, सेकंड एरिया हमें कितना, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। और ये हमारे पास में 2 एरिया है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर तो h ही था, तो इसकी जगह मैं h लिख देता हूँ। नाउ अब इसका टोटल एरिया मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, एरिया 1 + एरिया 2 + एरिया 3 इन सबको सम अप कर दूंगा। 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास में बचा BH + HL, यहाँ से h कॉमन आ रहा है, अंदर में बचा B + L। अब देखो B + L क्या है, B यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी और L ये वाली डिस्टेंस है। अब अगर मैं कहूँ कि इसकी ये वाली जो साइड है ये टोटल साइड है x के बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका टोटल वैल्यू आएगा h इंटू एक्स। या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो परपेंडिकुलर और एक साइड के मल्टीप्लिकेशन के, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड की खास बात क्या है कि ट्रेपेजॉइड के अंदर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब मान लीजिए कि इन दोनों की लेंथ अगर a और b है और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब a + b मल्टीप्लाइड बाई इनका हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन सब के एरियाज़ की वैल्यू निकालनी है।
नेक्स्ट आता है ट्राइंगल। अब सपोज करिए कोई भी रैंडम ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, कोई साइड हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है। अब इनके करस्पॉन्डिंग अंदर के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमने मान ली अल्फा बीटा गामा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू मान ली हमने ए बी सी। ये ए बी सी लेंथ ऑफ द साइड्स हैं, ये वर्टाइस नहीं है, ये लेंथ है, ठीक है। तो अब हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें सीधा सीधा है कि अगर इसका परपेंडिकुलर अपॉन एक फार्मूला तो हमारे पास में 1/2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे बेस तो पता चल जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर कितना आएगा वो पता नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस बेस की वैल्यू सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड से ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मुझे पता है ये बी के बराबर है, ठीक है, और ये एंगल गामा है, तो इसके सामने का एंगल ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस केस में साइन थीटा यानी कि साइन गामा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन गामा होता है, मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता था, ये होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे कितना हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई पी बाई बी के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला यहाँ पर ये भी है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर s इज़ द सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये दिया हुआ है s की वैल्यू क्या हुई है, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, जितने भी टोटल साइड्स हैं उन सब का सम कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वहाँ से हमारे पास में एरिया क्या निकलेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला का भी यूज़ हम कर सकते हैं। जब ये कब यूज़ करना है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ तीनों साइड्स दी हों, तब उसी केस में हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर कंटेनर जो है ये है क्यूबॉइड की शेप का, इसको कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड जो है ये एक तरीके से रेक्टेंगल का ही 3 डायमेंशन फॉर्म है। जैसे क्यूब जो होता था वो स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फॉर्म होता था, वैसे क्यूबॉइड है ये रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फॉर्म है। तो इसका जब एरिया हम निकालते हैं तो वो आता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और इसका वॉल्यूम निकालना है तो तीनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमें मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। अब यहाँ पर आता है लॉग। लॉग क्या चीज़ है उसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले सपोज करिए हम जैसे लिखते हैं कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 8। यानी कि अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो उसकी वैल्यू 8 आती है। तो लॉग क्या कहता है, लॉग ये कहता है कि मैं 8 का लॉग अगर लूँगा, बेस लगाऊंगा 2 का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 का कितना पावर करने पर मुझे 8 मिलेगा। तो उस केस में मुझे इसका आंसर मिलेगा 3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे जो चीज़ है मैं इसका ये जो आंसर आया है इसका मैं लॉग लूँगा। तो मैंने कहा लॉग ऑफ 8, हमने किसका लॉग लिया, जो आंसर था उसका लॉग लिया, लॉग ऑफ 8। अब यहाँ पर आता है बेस, ये बेस किसका लगेगा, जिसकी पावर की गई है उसका बेस लगाना है यहाँ पे। तो ये हो गया बेस इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा, जो पावर होती है वो पावर आंसर बनेगी। तो ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेस का पावर कितना किया, बेस में जो भी है, बेस में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो कह रहा है कि बेस की पावर हम कितना करेंगे कि हमारा आंसर आएगा 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस हमारे पास 2 था, 2 की पावर कितना करेंगे कि 8 आएगा। हमने कहा कि सर 2 की पावर 3 करेंगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 8। क्लियर है। ये इसी को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 की जगह हम कर देते हैं a, 3 की जगह हम कर देते हैं x, और 8 की जगह हम लिख देते हैं y, ठीक है। तो जब इसका हम लॉग लेंगे तो हमने क्या कहा कि लॉग लेंगे हम इस आंसर का, यानी कि लॉग लेंगे हम y का, लॉग लेंगे हम y का, फिर बेस लगाएंगे हम
ए का जिसकी पावर थी वो बेस में आ जाएगा, ये आ गया बेस, इज इक्वल्स टू जितनी पावर है वो पावर क्या बन जाएगी इसका आंसर। तो ये है लॉग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, हमने क्या कहा, ए की पावर x इज इक्वल्स टू वाई है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं y का लॉग लेता हूँ, बेस लगाऊंगा a का, तो a की कितनी पावर करने पर मुझे y मिलेगा, तो हम कहेंगे कि a की पावर x करेंगे तब जाके y मिलेगा। इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में और थोड़ा सा समझना है तो हम देख लेते हैं। सपोज करो हमने कहा लॉग ऑफ 27, बेस लगा रहे हैं हम 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मतलब क्या है, जो बेस 3 है तो ये कह रहा है कि 3 की पावर मैं कितनी करूँगा उसकी वैल्यू आएगी 27। तो 3 की पावर हम करके देखते हैं, 3 स्क्वायर यानी कि 9 और 3 का क्यूब यानी कि 27, तो यानी कि पावर कितनी आई 3। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं 3 की पावर 3 करूँगा तब जाके मेरे पास आंसर आएगा 27। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में है लॉग ऑफ 25, मैंने बेस लगाया है 5, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और लॉग ऑफ 625, बेस लगाया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर मैं कितनी करूँगा तो आंसर मेरा आना चाहिए 625। तो हम कह रहे हैं कि 5 की पावर सर कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, क्यूब करेंगे 125 आएगा, और पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। तो हम कहेंगे कि सर 5 की पावर 4 रहेगी तो इसका आंसर आना चाहिए 4। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम जो है लॉग को सॉल्व करेंगे। तो लॉग के बेस पे ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जैसे अच्छा एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर आपको कोई बेस ना दिया गया हो, यहाँ पे मैंने बेस लगाया 5, सपोज करो हमने कहा लॉग ऑफ 100 फाइंड आउट करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखा, तो जब बेस नहीं लिखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस में क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट बेस रहेगा 10। तो इसका मतलब हो गया कि हम ये पूछ रहा है कि 10 का कितना पावर हमें करना है कि उसका आंसर आना चाहिए 100, तो हम कहेंगे कि सर 10 का पावर 2 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 100। क्लियर है। ये तो लॉग हो गया सिंपली, लेकिन एक नेचुरल लॉग भी होता है जिसको हम लिखते हैं ln से। नेचुरल लॉग जो होता है उसको हम लिखते हैं ln, ठीक है। तो ln का मतलब क्या हो गया, ये है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, यहाँ पे ई जो है, ई की वैल्यू होती है ये 2.7183, ये है ई की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो जैसे ई की पावर x इक्वल्स टू वाई है, सपोज करो ई की पावर x इक्वल्स टू वाई है, तो उस केस में हम कहेंगे कि लॉग ऑफ y बेस ऑफ ई करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए x, ठीक है। इसी को देखो यहाँ पे लिखा है ln, ये ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। क्लियर है। इसकी बेसिक यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग ऑफ a अपॉन बी करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a इंटू बी करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लॉग a प्लस बी, और लॉग a की पावर n होता है अगर, तो ये पावर क्या होती है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, इसको हम लिखेंगे n इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और यूज़ करते हुए हम आगे इनका फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लॉग के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले हैं उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ये लॉग के बेस पे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।